हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है और मैं एक फिजिक्स का चैप्टर लेके आया हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी शुरुआत जब होती है तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है फिजिक्स का। और ये चैप्टर जनरली हमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हमें यूनिट एंड डायमेंशन पूछते रहता है। इनफैक्ट जेईई मेंस और नीट, या बोल सकते हैं IIT जेईई एडवांस में भी कई बार मैथ दी कॉलम में अच्छे अच्छे सवाल आते हैं यूनिट डायमेंशंस के, है ना। डायमेंशन एनालिसिस से अच्छे सवाल बनते हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर पता है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाते हो और मार्क्स स्कोर कर पाते हो। तो चलो आज शुरू करते हैं हम। तो यूनिट डायमेंशन में ये चैप्टर शुरुआत होती है सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी से पहले भी इसमें एक वर्ड है क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी का मतलब कुछ अमाउंट से है ना। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है उसके बाद ये टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि वैसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, या जिसका इस्तेमाल करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, या जिसके हेल्प से हम कोई इक्वेशन लिख पाए, है ना। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, या विच इज यूज टू राइट इक्वेशन और एक्सप्रेशन, यूज टू राइट इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये एक्चुअल मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले बेसिक तरीके से समझिए। यहाँ पर इस चैप्टर में हम फिजिकल क्वांटिटी को बांटते हैं, है ना, फंडामेंटल और डिराइव्ड। एक हो जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल, और दूसरी हो जाती है डिराइव्ड। ठीक है, एक और स्पेशल काइंड ऑफ क्वांटिटी आएगी जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल मतलब मूल, बेसिक। तो जो बेसिक हमारी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है, और जो फंडामेंटल के हेल्प से डिफाइन होती है वो डिराइव्ड है। ठीक है, फिर से मैंने बोला कि जो बेसिक है वो फंडामेंटल है, और जो फंडामेंटल के हेल्प से डिफाइन होती है वो डिराइव्ड है। तो आइए हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो, है ना। अ क्वांटिटी which is independent to other quantity। मतलब जो अदर पे इंडिपेंडेंट हो वो हमारी कहलाएगी फंडामेंटल। ठीक है, अब फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट है, जैसा कि वर्ड क्लियर है आपको, इंडिपेंडेंट मतलब उसको कोई से फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया में 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबसे पहली है लेंथ, दूसरा है मास, और तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है करंट, वही करंट जो आपने 10th में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और छठवा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
इन 7 की हेल्प से ही बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होते हैं। लेंथ जो है, लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ में बहुत सारे टर्म आ जाएंगे, जैसे कि रेडियस है, हाइट है, विड्थ है ना, ये जो भी टर्म्स है ना सब लेंथ के अंदर ही आए। मास ही रहेगा, टाइम को हम पता ही है सेकंड में मेजर करते हैं, हालांकि टेम्परेचर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट जो है वो क्वांटिटी है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई थिंक नाम वाइज और इसके काम भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब इनकी हेल्प से जो डिफाइन होंगे वो होगी डिराइव्ड। आइए याद रखिएगा इनके बारे में। तो हम अब बात कर रहे हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये था फंडामेंटल, अभी हम बात करने वाले हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना, विच इज डिपेंड या विच डिपेंड्स ऑन किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो डिराइव्ड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, जैसे वेलोसिटी ले लो। वेलोसिटी आपने नाम सुना होगा, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है किसका टर्म, अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेंथ का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट जो भी रहेगा, टाइम तो टाइम ही है। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी लगे हैं खाली एक वेलोसिटी को डिफाइन करने। मतलब वेलोसिटी लेंथ और टाइम से डिफाइन हुआ है। फोर्स की बात करो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तो चलो फिर भी ठीक है। एक्सेलरेशन को हम फिर से लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को फिर से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम पहले से था तो टाइम के 2 टर्म आ गए, यानी टाइम का इसमें। तो देखो मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये 3 लग गए एक खाली फोर्स को डिफाइन करने। तो फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें और मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर शुरू होता है वो यूनिट डायमेंशन के साथ साथ एक टर्म है फिजिकल वर्ल्ड, वहां से शुरू होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। तो इसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। इससे पहले मैं आपको यूनिट के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें कुछ और बताता हूँ। जैसे नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में बताता हूँ, फंडामेंटल भी इसमें कवर हो जाएगा हमारा। नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर में टोटल 4 तरह की फोर्सेस है। सबसे पहला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा जो फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चलिए इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा, जब आपने 9th में पढ़ा कि 2 पॉइंट मास m1 और m2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है, इनके बीच का फोर्स आता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, जी कांस्टेंट आएगा m1 m2 बाय r², है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब में से तो कह सकता हूं कि सबसे वीक है। हालांकि है तो फोर्स, ये ग्रेविटी की वजह से एक्ट होता है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 2 चार्ज के बीच में लगता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, इसमें दोनों कवर हो जाता है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इसमें दोनों कवर होता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। ये एकदम से वीक नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि ये दूसरे नंबर पे सबसे इन चारों में से स्ट्रॉन्गर फोर्स है।
जैसे कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच वाला फोर्स बताता है, जैसे ये दो मास था तो उसी तरह से अगर दो चार्ज होते हैं एक दूसरे से तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है कूलम्ब लॉ से पता चलता है, वो भी सेम इसी तरह से आता है K(Q1Q2)/r²। ये सब आगे आपको पता चलेगा। तो ये है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है, यानी न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या ये चार्ज की वजह से नहीं लगता है? लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। नॉट इट ड्यू टू चार्ज। चार्ज की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो फिर किसकी वजह से लगता है? इनकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि अंदर प्रोटॉन ढेर सारे रहे होंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, तो उस रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आया था जो था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, इस तरीके से। तो अभी तक इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गर जो है वो यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। आखिरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये तभी लगता है जब न्यूक्लियस के अंदर कोई बीटा डीके टाइप का प्रोसेस होता है ना। बीटा डीके बोला मैंने। बीटा डीके क्या है? मतलब किसी न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना, या इलेक्ट्रॉन के अंदर से म्यून्स भी बाहर आ जाए, तो उस तरह का जो प्रोसेस है वो बीटा डीके कहलाता है। बीटा डीके भी दो तरह का होता है, प्लस बीटा डीके माइनस बीटा डीके। तो ये सब आप पढ़ेंगे एटम में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी के लिए मैं बस बता दूं ये तभी होता है। तो ये बीकर फोर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा वीक नहीं है। सबसे ज्यादा वीक तो मैंने इसको कह दिया, तो दूसरे नंबर पे ये बीकर है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अभी बताया मैंने, वीक न्यूक्लियर फोर्स। आखिरी में कौन आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्ट्रॉन्गर के हेल्प के हिसाब से इस तरीके से ये चार फोर्सेस पाए गए हैं। इनके बारे में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको, मुझे लगता है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब फिजिकल वर्ल्ड में जब फोर्स का बात कर ही रहे हैं तो और कंजर्वेशन क्या क्या है फिजिकल वर्ल्ड में, उस पर भी बात करते हैं। मैं धीरे धीरे आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे, थोड़ा आपको बेसिक बातें बताने के बाद। तो मैंने कहा कंजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं। कंजर्वेशन, नेचर में कितने तरह के कंजर्वेशन है? तो कंजर्वेशन भी चार तरह के हैं। कौन कौन से? एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी है दूसरा। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम आपने नाम सुना होगा, फोर्स। फोर्स का जिक्र कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता था, तो उस तरह से मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। उसके बाद आखिरी है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। लीनियर के बाद एक एंगुलर मोमेंट। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल बाद का चार्ज, यानी फाइनल चार्ज। एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। मतलब चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, मतलब ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब शुरू में जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, ये मतलब है कंजर्वेशन का। उसके बाद एनर्जी। एनर्जी भी हमको पता है कि जैसे मान लो अभी मुझे गर्मी लग रही है, मैं फैन चलाऊंगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से जो उसको एनर्जी मिली उसको उसने बदल दिया किसमें? एयर में। या बोले जैसे लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसने किसमें बदल दिया? लाइट एनर्जी में। तो वेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरे फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। जैसे हमने खाना खाया और हम कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको एनर्जी मिला फूड के फॉर्म में, फिर हमने कुछ मैकेनिकल में उसको कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एनर्जी भी लॉस नहीं होती है ना। हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसा ना सोचें कि गलत मतलब ना निकाले, लेकिन हाँ, एनर्जी लॉस नहीं होती है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो लीनियर मोमेंटम जो है वो है कि शुरुआत का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम बराबर होगा। ये तभी होगा जब नेट फोर्स की वैल्यू किसी बॉडी पे मैं बोलूं क्या रहेगी, जीरो रहेगी। नेट फोर्स जीरो रहेगा तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जीरो होगा, और चेंज इन मोमेंटम अगर जीरो हुआ तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल होगा। ठीक है, तो कहीं पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम में मतलब एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, है ना। ये क्या होता है, तो एल की वैल्यू एक्चुअल में अगर जाके आप रोटेशन में पढ़ेंगे तो होता है आर क्रॉस पी, है ना, आर क्रॉस पी, या एम भी आर बोल सकता हूं मैं, है ना। ठीक है, तो ये जो होगा ये तब लगता है जब टॉर्क, नेट टॉर्क किसी बॉडी का जीरो हो, क्योंकि नेट टॉर्क बराबर होता है डीएल बाई डी टी या डेल्टा एल बाई डेल्टा। तो ये वाली वैल्यू अगर जीरो होगी तो अपने आप इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो आपको क्लियर होगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज शुरू का और आखिरी का बराबर होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन में शुरू का एनर्जी और आखिरी का एनर्जी बराबर होना चाहिए। ठीक है, और मोमेंटम कंजर्वेशन में भी शुरू का और आखिरी का मोमेंटम बराबर होगा। कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो हो। आखिरी में है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। ये कब होगा, जब नेट टॉर्क जीरो। तो ये कंजर्वेशन है पूरे नेचर में चार तरह के। आई थिंक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात है कि हम ये नेचर की जो फोर्सेस थे या कंजर्वेशन पढ़े क्यों, फिजिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि इसके बाद एक टर्म है कि आखिर फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तब हम यूनिट पे आ जाएंगे ये बताने के बाद। फिजिक्स देखो, नेचर में जो भी फिनोमेना है, नेचर एंड इट्स लॉ, जैसे पानी बरसना यार, रेनबो का बनना, है ना, सुबह शाम होना, जितने भी नेचर में जो भी हमारे नेचर हैं और उनके लॉज हैं वो सब फिजिक्स है ना। मतलब यार एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो फिजिक्स उसमें ना हो। सांस ले रहा है तो उसमें भी फिजिक्स है। अब बोलोगे सर ये कैसे, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जरूर बताऊंगा। हम स्मेल भी फिजिक्स की वजह से कर पा रहे हैं। तो फिजिक्स सब कुछ है, इसीलिए बोलता हूँ फिजिक्स हमेशा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। तो नेचर एंड इट्स लॉ, ये जो है वो फिजिक्स है। अब मैथमेटिक्स का क्या रोल है, तो मैथ इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि आपको लॉ ऑफ नेचर को तो आप मुंह से खाली एक्सप्लेन करके नहीं छोड़ सकते, आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे ग्रेविटेशन, हमको पता है कि दुनिया की कोई सी भी बॉडी हो उसको अर्थ अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे पता चला हमको, तो हमने दो मास के बीच एक फोर्स जाना, आपने देखा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। इनके बीच लगने वाला फोर्स बताता है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास के तो प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दो मासेस के बीच में एक फोर्स लगता है। ये हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से एक्सप्लेन किए, तब जाके ये हमारा पूरा का पूरा ये लॉ वैलिड हुआ। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि मैथ और फिजिक्स क्या है, इनके आपस में रोल क्या है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो मुझे लगा कि फिजिकल वर्ल्ड में मैं आपको कुछ बताऊं, तो ये जरूरी थी बातें आपको फिजिकल वर्ल्ड में। अब यहां से हम आगे शुरू करेंगे कहानी। मैं थोड़ा कान सीधा ना पकड़ के थोड़ा उल्टा पकड़ता हूं, ये मेरा तरीका है, और मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे यूनिट। क्या है यूनिट, यह है बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड which is used to measure
अ फिजिकल क्वांटिटी। ये बेसिक मैंने बोला कि रेफरेंस स्टैंडर्ड है, कुछ रेफरेंस है जिनके हिसाब से हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसको हम यूनिट बोलें। तो सबसे पहला जो यूनिट आया होगा, जाहिर सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी का आया होगा। यहाँ पे रखता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी और इधर बाजू में रखता हूँ इनके यूनिट। चलिए देखते हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ लेंथ को। तो लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, इसको एम से लिखते हैं। दूसरा है मास, मास का बेसिक जो यूनिट है वो है किलोग्राम, किलोग्राम को हम लिखते हैं केजी। तीसरा है टाइम, टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड, इसको लिखते हैं एस। क्वांटिटी जनरली ट्राई करा करिए स्मॉल में लिखने का, जो भी है इनकी यूनिट्स वगैरह। लेंथ के बाद टाइम, टाइम के बाद आता है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपको अगर पता हो तो लिखते हैं हम केल्विन, केल्विन को के से लिखते हैं। अगला है करंट, करंट की अगर बात करें तो ये होता है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, दो और बचे, यहाँ पे लिखते हैं पांचवी वाली। मैंने बोला था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है कैंडेला, नॉट मंडेला, और इसको हम लिखते हैं सीडी से, कैंडेला। और छठवा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होता है मोल, और लिखते हैं इसको एमओए। तो इस तरीके से आई थिंक 5 हो गया था, ये छठवा था, और ये है 7। तो 7 ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और इनके यूनिट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे जितनी भी क्वांटिटी होंगी सब की सब इन्हीं के हेल्प से डिफाइन होंगी। क्लियर? आई थिंक लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला सीडी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एमओएल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहां से। अब आपको पता है कि अगर ये आपको क्लियर है तो हम डिराइव्ड के बारे में बात कर लेते हैं। डिराइव्ड क्या है? डिराइव्ड, डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट तो हो गया, डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट हमको तो पता है कि जो यूनिट्स फंडामेंटल की हेल्प से डिफाइन होंगी वो डिराइव्ड यूनिट होगी। ठीक है, कौन कौन सी? कोई सी भी उठा लो। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, तो मीटर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, या सिर्फ एमएस लिखो। उसके बाद है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यार? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी या स्पीड का एक ही यूनिट है, तो क्या करूंगा? ऊपर लिखूंगा मीटर पर सेकेंड, नीचे एक और सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे फोर्स लिखता हूं। फोर्स का क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का लिखते हैं केजी, एक्सेलरेशन का भी निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पूरे को हम न्यूटन बोल सकते हैं, या बोलते ही हैं न्यूटन। न्यूटन। अभी हम जो भी लिख रहे हैं ज्यादातर एमकेएस या एसआई में लिख रहे हैं। क्या है अभी बताता हूं। ठीक है, ओके। जैसे फोर्स के बाद फिर बात करते हैं वर्क का। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम निकाल चुके हैं, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो जाएगा, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम एक नया नाम देते हैं जूल। जूल, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को नया नाम देते हैं जूल।
वर्क के बाद आता है पावर, पावर का हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क का अभी हमने निकाला, ओवरऑल जूल लिख देता हूं, और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसके हिसाब से लिखता तो क्या लिखता, एक नीचे और सेकेंड आ जाता तो क्या हो जाता, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 3 या जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को एक नया नाम दे देते हैं वाट। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी। आप सारे डिराइव्ड क्वांटिटी को इसी हिसाब से लिख सकते हैं और उनके यूनिट्स भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक और बताता हूं, प्रेशर। तो प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का न्यूटन, एरिया का आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को भी मीटर और ब्रेड्थ को भी मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल कहते हैं, पीए। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो धीरे धीरे आप जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे जाते हैं, जैसे पहला दिन होता है तो हमें थोड़े अतरंगी लगते हैं, आगे जाएंगे जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हो, वो सब भी हम कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं उसको। तो यहां तक आपको क्लियर होगा? ठीक है, पॉज करके लिखिए। आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है जो, वो आएगा अपना F बराबर G m1m2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब हमको G चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2 की वैल्यू G के बराबर। फोर्स को लिखते हैं न्यूटन, रेडियस का स्क्वायर है यानी मीटर का स्क्वायर, मास इंटू मास है तो केजी इंटू केजी यानी केजी का स्क्वायर। तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यूनिट लिख सकते हैं बड़े आराम से। अब चूंकि मुझे पता था कि फोर्स का न्यूटन है, आप पहले दिन करोगे तो पहले उसको लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास है तो केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, बहुत चर्चे में है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, एच लिखते हैं इसको। ये होता है एनर्जी। एनर्जी की बात अगर करें तो एनर्जी का फॉर्मूला hc अपॉन लैम्डा। यहां से आप लिख सकते हैं h की वैल्यू ई लैम्डा बाय सी। एनर्जी है तो जूल, वेवलेंथ एक तरह का लेंथ ही है तो इसको लिखेंगे मीटर में, और नीचे है अपना स्पीड ऑफ लाइट तो इसको भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट आ गया, ये सेकेंड ऊपर जाएगा जूल से। तो याद रखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है जूल से। कोई सा भी हो, एक और टर्म है जो बहुत पॉपुलर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसको कैसे लिखते हैं? फोर्स का फॉर्मूला है ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। मतलब ये जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट है और ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये है फोर्स, ये है एरिया। ये फ्लूइड के अंदर ये फॉर्मूला आप सीखेंगे। तो यहाँ से मुझे ईटा चाहिए तो मैं लिखूंगा एफ डी एक्स, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी को डी। यहाँ से आएगा न्यूटन मीटर, जूल ही लिखता हूँ ना सीधा, जूल पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ एक है मीटर पर सेकेंड। तो हो गया अपने पास जूल सेकेंड पर मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या अगर आप जूल को न्यूटन में लिखते हैं तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब। ठीक है, न्यूटन मीटर पहले था तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर क्यूब। ठीक है, या और लिख सकते थे क्या, इसको फोर्स को क्या लिखता है न्यूटन, इसको लिखता है मीटर, नीचे एक मीटर स्क्वायर था, फिर वेलोसिटी का मीटर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाता, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल, तो पास्कल सेकेंड भी एक यूनिट हो सकता था इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आई थिंक इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं बहुत डेप्थ में जाके नहीं बोलूंगा, बट हाँ आपके लिए मैं कुछ बोल सकता हूँ कि कुछ क्वांटिटी के आप जरूर निकालिएगा जो आप पहले से जानते होंगे। जैसे पोटेंशियल का बताइए, रेजिस्टेंस का बताइए, है ना,
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो हो चुका है। तो आपको कुछ देता हूँ होमवर्क, आपको बताने हैं रेजिस्टेंस, आपको बताना है पोटेंशियल, वोल्टेज या पोटेंशियल। तीसरा आपको बताना है क्या, आपको बताना है ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या खाली परमिटिविटी हो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो मैंने दो चार्ज के बीच वाला फॉर्मूला बताया था, ये कूलम्ब्स लॉ से ये वाला फॉर्मूला आता है। ये वाला एप्सिलॉन नॉट मैंने आपसे पूछा है, ये दोनों चार्ज, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2-3 सवाल जो आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। आगे हम थोड़ा सा चलेंगे, यूनिट हम पढ़ रहे हैं तो हमने फंडामेंटल और इनके यूनिट देख लिए। अब थोड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट सीखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या है, आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 3-4 तरह के टोटल होंगे। सबसे पहला एफपीएस है ना, सीजीएस से शुरू करते हैं, सीजीएस। दूसरा है एफपीएस और तीसरा है एमकेएस और आखिरी है एसआई। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ टर्म है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो है इंटरनेशनली अप्रूव्ड, मतलब कुछ क्वांटिटी इधर उधर हो सकते थे इसमें एमकेएस में, बट एसआई इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, इस वजह से इसको एसआई बोला गया। सीजीएस शुरू करते हैं। जिस भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाए वो कहलाएगा सीजीएस यूनिट, ठीक है। जिस भी यूनिट में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को स्टिल सेकेंड, वो कहलाएगा एफपीएस। तीसरा है एमकेएस, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड। तो सबसे पॉपुलर एमकेएस है। बाकी एमकेएस और एसआई मैंने बोला एक ही जैसे हैं, बस ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है। आपको जब भी लिखना हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो आप सबसे पहले, एक सेकेंड जरा, गर्मी बहुत हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एसआई में लिखिए। एसआई से कई बारी आपको बोलेगा कि सीजीएस में बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं। तो ये था मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट, देखिए इसके एग्जांपल। जैसे मैंने फोर्स का न्यूटन बोला, फोर्स का यूनिट क्या था, एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट, डायरेक्ट हमने न्यूटन बोला। हमको एसआई को कन्वर्ट करना है सीजीएस। एसआई यूनिट क्या था, न्यूटन, है ना, ठीक है, न्यूटन। तो एक न्यूटन को हम 1 kg, क्योंकि न्यूटन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 kg में कितना ग्राम होता है, आप बदलोगे तो बोलोगे सर 1000 ग्राम। यहाँ मीटर भी 1 है, तो मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है सर, 100 सेंटीमीटर। क्या सेकंड चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं, हर जगह सेकंड ही रहेगा। अब देखो हमारे पास आ चुका है 10⁻³ और 10⁻², 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको सीजीएस में बदल दिया। देखो ग्राम बोला था, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड। ये था अपना एसआई या एमकेएस, या एमकेएस भी बोले। इसको किस में बदल दिया, सीजीएस में। अब इसको हम बोलते हैं डाइन, 10⁵ डाइन। डाइन नहीं बोला भाई, डाइन बोला, डाइन। तो 1 न्यूटन हो गया यहां से 10⁵ डाइन। तो ये तरीका है अपना कन्वर्ट करने का, ठीक है।
आइए देखते हैं आगे फिर। एक और ले लेता हूँ, वर्क का या एनर्जी का एक ही होता है, वर्क हो या एनर्जी एक ही बात है। तो आइए वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर बात करें हमको फिर से एसआई या एमकेएस को बदलना है किसमें, सीजीएस में, तो एमकेएस या एसआई में होता था जूल, जूल होता था कितना, न्यूटन मीटर होता था जूल, या होता था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता था। अब एक जूल किसके बराबर होगा ये देखना है, तो एक जूल को हम इतना भी लिख सकते हैं। अब एक केजी फिर से 1000 ग्राम के बराबर, मीटर स्क्वायर है यानी क्या लिख दूं, मीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 1 मीटर को बदलूंगा तो लिखूंगा 100 सेंटीमीटर, फिर से एक और है, मतलब इसका स्क्वायर है ना, ये रहा, अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड से कोई लेना देना नहीं, तो 10⁴ ये हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसको कहते हैं अर्ग, अर्ग ERG, तो 1 जूल आ गया 10⁻7 अर्ग के इक्विवेलेंट, अर्ग या ये जो है वो सीजीएस यूनिट्स है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आशा करता हूं आपको क्लियर समझा होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करके हम डायमेंशन में चलेंगे थोड़ी देर में, है ना, देख लीजिए। आइए डायमेंशन क्या है यार, देखते हैं। डायमेंशन तो देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कुछ टर्म्स, मतलब बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड में लिखने को एक तरीका बनाया। जैसे लेंथ था, है ना, तो लेंथ को हम L लिखेंगे और साथ में बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। मास था, मास को हम M लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, मतलब जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी थे बेसिक वाले, उन सबको बड़े ब्रैकेट में लिखना है। टाइम है तो इसको सिंबल जो था इसका T था, T को बड़े ब्रैकेट में लिखना है ना। उसके बाद था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हमको पता है कि K से लिखना है। करंट था तो करंट को हम या तो कई बार हम I से लिख देते हैं या A से लिख देते हैं, ज्यादातर आप A से देखते हो। उसके बाद था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम पहले बोल चुके हैं कि हम CD से लिखते हैं, CD से लिखते हैं बड़े ब्रैकेट। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं मोल। तो ये हमारे डायमेंशंस है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन क्या होगा, तो देखो यार, डायमेंशन ये है कि अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो जो भी उसका पावर होगा, फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर होगा, जब उनको हम लिखेंगे बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड के फॉर्म में, फिर से एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमको लिखना है बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसका डायमेंशन लिखना है, तो हम बेसिक के फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसका जो भी पावर होगा वो डायमेंशन कहलाता है। मतलब जो इसका पावर होगा वो डायमेंशन कहलाएगा। किसका पावर, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड का। आइए समझते, पावर या एक्सपोनेंट, मैंने बोला पावर और एक्सपोनेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हेन it is right in form of
फॉर्म ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। जब बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में हम लिखेंगे तो जो पावर होगा वो डायमेंशन कहलाएगा, कॉल्ड डायमेंशन। एंड एक्सप्रेशन जो बनेगा एक्सप्रेशन इससे इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलूंगा इसको? डायमेंशनल फॉर्मूला। समझाता। मान लो मुझे सीधा एग्जांपल देता हूँ, वेलोसिटी का लिखना है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है क्या? लेंथ का टर्म है। तो लेंथ को कैसे लिखते थे? कैपिटल एल से। टाइम को कैसे लिखते थे? टी से। अब इसको मैं क्या एल टी को ऊपर लेके जाऊंगा तो टी की पावर -1 लिख सकता हूँ, एक ही ब्रैकेट है। तो देखो ना, एल की पावर 1 है, टी की पावर कितनी है? -1। मास कई बार नहीं दिया हुआ है, यानी कि मास का टर्म हम 0 लिख सकते हैं। किसी भी चीज का पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ना, मास का हमारे पास जो टर्म है वो है 0, लेंथ का एक टर्म है, टाइम का -1। तो ये जो एक्सपोनेंट है वही तो डायमेंशन है। और जो ये मिला इसको मैंने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो वेलोसिटी के अलावा फोर्स का देख लो। फोर्स का मत देखो, पहले एक्सेलरेशन का देखो। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एल टी की पावर -1। नीचे टाइम है तो एक टाइम के लिए टी नीचे और आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा एल टी की पावर -2। तो फाइनली एक्सेलरेशन है, आ गया। तो इस तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा, है ना। आगे और चलते हैं, और भी कुछ लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल हो चुका है, डिराइव्ड में लिखते हैं। क्या लिखे? फोर्स। ठीक है, फोर्स लिखते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को लिखेंगे कैपिटल एम से। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? अभी देखा था, एल टी की पावर -2। तो फाइनल हमारे पास आ गया एम एल टी की पावर -2। ये हो गया अपना फोर्स। फोर्स के बाद चलो हम वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम लिखेंगे कितना? यहाँ लिखा हुआ है एम एल टी की पावर -2। अब एक आ गया ना यार, आगे का हमको पता रहता है। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा? एल, तो एक एल पहले से था, ये एल आ गया, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, वर्क हो गया। पावर लिख लो। पावर का क्या हो जाएगा? तो सर वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन अभी निकाला था, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा, वर्क हो या एनर्जी एक ही होता है, दिमाग में रखने का हमेशा। हीट का भी, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हो गया वर्क का, और नीचे एक टाइम और आ जाएगा, तो टाइम की पावर 3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ये आ गया आपने। तो इस तरीके से सारे क्वांटिटी का आप लिख सकते हो। अभी मैंने बोला था प्रेशर का, तो प्रेशर मैंने बोला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का अभी हमने लिखा है ऊपर, एम एल टी की पावर -2। एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल गायब हो जाएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये हो जाएगा प्रेशर का। तो इस तरीके से बड़े आराम से आप कोई सा भी डायमेंशन लिख सकते हो, कोई सा भी, मतलब कोई सा। क्लियर है? ठीक है, आइए थोड़ा इसके और एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ डायमेंशन फार्मूला था। मेन इंपॉर्टेंट है डायमेंशन एनालिसिस, जहां से ज्यादातर मेंस नीट के सवाल आते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे चलेंगे। क्या है डायमेंशनल एनालिसिस, देखते हैं। देखो, डायमेंशन एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमको कभी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ इक्वेशन लिखना हो, है ना, तो हमको जरूरत पड़ता था। पहला था कि हम दो फिजिकल क्वांटिटी मान लो ए एंड बी, बोथ आर फिजिकल क्वांटिटी,
दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमको a प्लस बी करना है या माइनस बी करना है, ये तभी होगा इफ बोथ हैव सेम डायमेंशन, एक ही डायमेंशन हो और नेचर, है ना, इनका एक जैसा नेचर या डायमेंशन होगा तो ही हम इनको ऐड कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। जैसे अभी तक आपने देखा होगा ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देख लीजिए इसमें अगर ये वेलोसिटी इनसे मिल के बना है, इनको जोड़ा गया है, अगर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड के बराबर ही आना चाहिए। आप देख लीजिए ना डायमेंशन वाइज ये क्या है, एल टी की पावर माइनस वन। एक्सेलरेशन क्या होता था, एल टी की पावर माइनस टू, एक टी से मल्टीप्लाई हुआ है इसमें। देखिए ना डायमेंशन सेम आया कि नहीं इसका, ये आ गया एल टी की पावर माइनस वन। तो सारे के डायमेंशन एक जैसे हैं तभी हम इनको ऐड कर पाए, तभी इनका हम इक्वेशन बना पाए। तो जोड़ना या घटाना तभी पॉसिबल होगा जब ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यही कहता है कि एक इक्वेशन में यूज किए हुए, आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ऐड किया है, फिलहाल सब्ट्रैक्ट और ऐड पे फोकस करते हैं, तो उनके सभी के डायमेंशन एक जैसे होने चाहिए। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इनको डिफाइन करता है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की कुछ प्रॉपर्टी समझाते हैं आपको। ये क्या करता है, प्रॉपर्टी है इसकी, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये वो चेक करता है। जैसे डायमेंशन हमने मिला लिया, अगर दोनों तरफ सेम डायमेंशन है मतलब इक्वेशन करेक्ट है ना, ठीक है। जैसे मान लो एनर्जी का फॉर्मूला या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये डायमेंशन वाइज सेम है, ये इसका ड्रॉबैक है कि ये कांस्टेंट के बारे में आइडिया नहीं देता है, नॉट गिव आइडिया अबाउट कांस्टेंट। ठीक है, बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी के लिए देखो एनर्जी का हम जानते हैं कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। इधर भी वही आना चाहिए था, तो मास का मास लिखा, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी की पावर माइनस वन और इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू यानी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आया, मतलब डायमेंशनली ये करेक्ट है, करेक्ट। तो बोलोगे सर जब आप बोल रहे हो डायमेंशनली करेक्ट है, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर मैं यहाँ 1/2 की जगह पे अगर मैं 5/2 mv स्क्वायर लिख देता तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है। हाँ 100% डायमेंशनली ये करेक्ट है। यही तो इसका ड्रॉबैक है कि ये कांस्टेंट के बारे में आइडिया नहीं दे रहा है। तो जरूरी नहीं है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली भी करेक्ट होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। क्लियर है क्या? तो ये डायमेंशन जब एनालिसिस करते हैं, इक्वेशन चेक करते समय, तो ये कांस्टेंट के बारे में आइडिया नहीं देता, बट हाँ चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं कोई इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। और क्या कर सकता है, रिलेशन बता सकता है कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। किस तरह का रिलेशन है आइए देखते हैं। तो रिलेशन जो है वो ये है कि अपने पास मान लो टाइम पीरियड हमको लिखना है, और टाइम पीरियड फंक्शन है हमको पता चल चुका है एल और जी का, मतलब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आने वाला है एल और जी के फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समथिंग कांस्टेंट एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई। हमको चेक करना है एक्स और वाई का जो डायमेंशन आएगा हम इस फॉर्मूले में डालेंगे और फाइनली हम लिख देंगे कि जो हमारा रिजल्ट हो। तो आइए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का खाली टी रहेगा, राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं क्या, लेंथ है तो एल की पावर एक्स, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यानी एल टी की पावर माइनस टू, तो हम लिख देंगे एल टी की पावर माइनस टू का पावर वाई। ठीक है,
इधर हमको पता है कि मास नहीं है तो मास की पावर 0 लिख सकता हूँ, एल नहीं है तो एल की पावर 0 लिख सकता हूँ, टी की पावर पहले से 1 है, तो ये सब भी मैं लिख सकता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एल की पावर वाई, यहाँ की पावर एल की पावर एक्स, तो क्या मैं एल की पावर एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। बाकी टी की पावर है कितनी, -2 है, मास का टर्म है नहीं तो इधर भी आप मास का टर्म 0 लिख सकते हैं। अब जरा कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर बराबर होना चाहिए तो इनके डायमेंशन जो इनके हैं वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो आगे देखिए आप, इधर मास का टर्म है 0, इधर भी है 0, लेंथ का टर्म है इधर 0, इधर x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, टाइम की पावर 1 है और यहाँ टाइम की पावर -2y है, तो -2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1/2, और अगर y -1/2 है तो x हो जाएगा +1/2। आप देख लीजिए, अब ये दोनों टर्म उठाइए और यहाँ रख दीजिए, आ जाएगा k l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब चाहे तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं, इतना देखिए, आगे बताता हूँ कैसा लिख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट आपको पता चल गया, क्या मैं इसको l अपॉन जी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? तो क्या कांस्टेंट टाइम √L/g आ गया? बोलिए, क्या कांस्टेंट टाइम L/g आ गया? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो ऊपर से मैं मिटाता हूँ, देखिएगा, मैंने बोला ये वाले को ध्यान में दीजिए, t इज इक्वल टू के, l की पावर 1/2 है, तो क्या मैं L/g की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? क्योंकि g की पावर -1 था तो मैं नीचे ला दिया उसको। अभी क्या मैं इसको समथिंग कांस्टेंट √L/g लिख सकता हूँ? और एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि k की वैल्यू 2π है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस तो कांस्टेंट का कोई आइडिया देता ही नहीं। तो यहाँ से बेसिक सिंपल पेंडुलम का टाइम का फॉर्मूला है ये 2π√L/g, तो ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। मैंने ये रिलेशन आपने देखा, ये वाला इजीली निकाल लिया, किस मेथड से? डायमेंशन एनालिसिस से। तो ये याद रखिएगा, ये मेथड ही आपको आगे यूज करनी है। तो मुझे लगता है ये समझा होगा आपको, है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आइए थोड़ा आगे और चलते हैं। तो ये था अपना डायमेंशन एनालिसिस। इसमें आप इक्वेशन चेक कर सकते हैं, किनको ऐड करेंगे, किनको सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। अब डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन का अगर मैं बोलूं तो हो चुका, थोड़ा एरर समझते हैं। एरर क्या है? ये डिफरेंस है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, है ना। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मेजर्ड वैल्यू -2 वैल्यू भी कई बार लिखा होगा। तो मैंने बोला ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एरर है। एरर बेसिकली जो हमें जानना चाहिए वो है एक सिस्टमैटिक एरर, बेसिक एक एग्जैक्ट गैप पे आपको मिलता है, गैप आप जानते होंगे। तो सिस्टमैटिक एरर एंड दूसरा है अपना रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है ये? सिस्टमैटिक एरर नाम से क्लियर है कि सिस्टम है इसका, कि एक फिक्स गैप पे आपको एरर अकर होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब रैंडम एरर में ऐसा नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। लेकिन सिस्टमैटिक एरर फिक्स है। जैसे ह्यूमन एरर भी है तो फिक्स है ना, कि मान लो हमने एक स्केल बनाया और 12 सेंटीमीटर की जगह पे मैंने 13 का, गलती से 12.5 का बना लिया, तो क्या होगा कि हर बारी वो एरर एक फिक्स टाइम पे आएगा। जैसे 12.5 पे, तो अगली बार फिर कितना, 25 पे, तो इस तरीके से अगली बार आएगा फिर एरर, तो हमको आइडिया रहेगा। लेकिन इसमें रैंडम है, ये कभी भी हो सकता है। ह्यूमन एरर की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती है, मशीन में कुछ डिफेक्ट आ गया तो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरर को समझते हैं। आइए थोड़ा और बात को समझते हैं। किसी भी एरर को लिखने का तरीका है, मान लो हमने लिखा ए एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके साथ वाली जो एरर होगी या तो उसमें ऐड हो रही होगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। तो किसी भी एरर को ये लिखने की एक तरीके है ना, इस तरीके से, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है और इसकी एरर है, प्लस माइनस इतना। एक बात और, एरर हमेशा ऐड होता है। जैसे हम आपको सम ऑफ एरर समझाते हैं, सम और डिफरेंस ऑफ एरर।
ये क्या है, सम और डिफरेंस ऑफ एरर। तो सम अगर करना है, जैसे मान लो P एक क्वांटिटी है x प्लस माइनस डेल्टा x, S एक फिजिकल क्वांटिटी है y प्लस माइनस डेल्टा y। अगर मुझे P प्लस S करना है तो मैं लिखूंगा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यहां प्लस माइनस लगाया लेकिन एरर को हमने ऐड किया। सब्ट्रैक्ट करना होता, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो भी मैं लिखता P माइनस S, एग्जैक्ट वैल्यू होता सब्ट्रैक्ट x माइनस y, बट प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। एरर हमेशा ऐड होता है, आप सब्ट्रैक्ट करिए चाहे कुछ भी करिए, एरर हमेशा ऐड होता है। क्लियर आई थिंक। तो इस तरीके से हम एरर करते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है एरर में, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी P लिखा मल्टीप्लाइड बाय x इंटू वाई। अब हमको P का एरर जानना है, तो सिंपल तरीका है कि आप लॉग ले लीजिए, इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग x प्लस लॉग y हो जाएगा। ये तो पता होगा ना, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n। अरे ये पता होगा आपको, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता ऐसा मान के मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब डिफरेंस करेंगे तो लॉग, जैसे लॉग x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो लॉग p का 1/p होना चाहिए। अब p में जो चेंज आएगा उसको डेल्टा p लिख दूंगा। सिमिलरली लॉग x है तो 1/x होना चाहिए, और जो x में चेंज आएगा उसको डेल्टा x लिख दूंगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 1/y, और y में जो चेंज आएगा वो डेल्टा y। तो बेसिक आप ये लिख लीजिए, आपको ना फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, मैं देखिए यहां से बताता हूँ सीधा। p में चेंज डेल्टा p अपॉन डिवाइडेड बाई p, x में चेंज डेल्टा x अपॉन x, y में चेंज डेल्टा y अपॉन y, और एरर ऐड होता है तो बीच में प्लस ही आने वाला था, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे अभी आप बताइए, हाँ एक क्वांटिटी है s, ये है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई z। इसको कैसे लिखेंगे? आपने बोला ना डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, एरर देखो, एरर की बात अगर कर रहे हैं तो एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो सिंपल हम लिखेंगे इसको कैसा, डेल्टा s में चेंज अपॉन s का ओरिजिनल, x में चेंज अपॉन x का ओरिजिनल, प्लस y में चेंज अपॉन y का ओरिजिनल। अब बताओ z है, डिवाइड, माइनस लिखूं? नहीं लिखूंगा, एरर है, डेल्टा z अपॉन z। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। परसेंटेज चाहिए तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो पूरे में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको चाहो तो बोल सकते हो x का परसेंटेज प्लस y का परसेंटेज प्लस z का परसेंटेज, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था अपना मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, है ना, ये था मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। आइए इसका और एक देखते हैं। आगे है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग पावर हो, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ पावर के फॉर्म में दिया हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखिए हमारे पास है p की वैल्यू है x रेस टू पावर a, y रेस टू पावर b, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन z रेस टू पावर c, ऐसा दिया हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? आसान तरीका बताता हूं, लॉग लोगे तो ये आगे आ जाता है हमेशा। मतलब अगर मुझे लिखना हो तो पुराना मेथड याद करो, p का चेंज अपॉन p का ओरिजिनल वैल्यू। अब मैंने बोला a हमेशा मल्टीप्लाई होगा, जो भी पावर रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा, तो a आगे आ जाएगा, a इंटू डेल्टा x अपॉन x में चेंज अपॉन x का ओरिजिनल, फिर बीच में प्लस आएगा, b से मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा y अपॉन y, जैसे पहले लिखते थे। फिर अब ये डिवीजन है, लेकिन मैंने बोला एरर ऐड होता है तो ऐड होगा, पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z का चेंज अपॉन एक्चुअल z, इस तरह से। फिर से अगर आपको परसेंटेज जानना है तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पूरे में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बार देखो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय ये ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो x का परसेंटेज है कि नहीं, परसेंटेज ऑफ x, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ y, c मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ z,
हो गया। जैसे मान लो कि अगर हमको सवाल में बोल देता कि ये है 2%, बी है, सॉरी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 3, एक्स का परसेंटेज है 2%, वाई का परसेंटेज है 3% और जेड का परसेंटेज है 4%, तो आंसर क्या होता बताओ? बस फटाफट वैल्यू पुट करो। ए की जगह पे 2, एक्स का परसेंटेज है 2, बी की जगह पे है 1, बी का परसेंटेज है 3, सी के जगह पे है 3, जेड का परसेंटेज है 4। देखो 4 इंटू 3 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, टोटल 19% आ गया। तो जो टोटल सम है वो पी का, तो पी का परसेंटेज का आंसर है 19%। देखो 12 और 3 15, 15 और 4 19। तो इस तरीके से हम कर सकते थे। और ये है एक्सपोनेंट के पावर का सवाल। आई थिंक ये था हमारा डायमेंशन एनालिसिस की कहानी। ठीक है, एक और चीज है जिसके बारे में आपको बता देता हूं, उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर का ऐसा एज सच कुछ बहुत बड़े रूल नहीं है, बट थोड़ा बता देता हूं। कुछ चीजें हैं इसमें जो आप जान सकते हैं। कभी भी ना हमको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में आंसर लिखना होता है। देखो कोई सा भी टर्म है, जैसे 2.40 या 48, तो ये सर्टेन डिजिट है, लेकिन ये अनसर्टेन है क्योंकि 5 से ज्यादा होने पर ये वाली वैल्यू बदल सकती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट से मिलकर बना होता है। तो बोल सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है या डिजिट एक ही बात है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट जो है वो ये कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ सर्टेन और वन अनसर्टेन डिजिट का। जैसे रूल्स की बात अगर करें तो नॉन जीरो डिजिट्स जो भी रहेंगे, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो कि 3.426, तो इसमें 4 नंबर है और सबके सब नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। दूसरा, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद मान लो जैसे कोई नंबर 0 से छोटा है, 0046, तो अगर 1 से लेस देन है, नंबर अगर लेस देन 1 है, सॉरी नंबर इज लेस देन 1 है, तो उस केस में ये 0 गायब हो जाएगा, यानी इसके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, याद रखना। लेकिन अगर वही नंबर के बाद 0 है तो हम काउंट करेंगे। 1 से बड़ा है अगर, जैसे 5.0042, तब हम काउंट करेंगे। नंबर अगर ग्रेटर है 0 से तो हम काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा कितना 5। और भी है कि जैसे एक क्वांटिटी का नोटेशन है a इंटू 10⁻⁵, ये नोटेशन है, तो इसमें ना ये वाला इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट, हमको खाली a से मतलब है। जैसे 3.26 इंटू 10⁻⁴, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3। ठीक है। और एक जरूरी बात, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, जैसे मान लो बोल सकते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है वो 2 पाई आर है और उसकी वैल्यू कुछ भी, या स्क्वायर है, स्क्वायर का एक सरकमफेरेंस 4a है, तो 4a का मतलब मान लो ये आया 16, तो 16 कुछ 0 लिख सकता हूँ या 00 लिख सकता हूँ, तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये था सिग्निफिकेंट की कहानी। ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और ये तो है कि इसके लिए आप कोई सा भी रूल बना लो, बेसिक रूल अगर आप फॉलो करते हो तो ये सही हो जाता है, कुछ बड़ा बात नहीं। इस पे जनरली कभी क्वेश्चन आते हैं आजकल। एक बात और छूट रहा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एरर मेजरमेंट से रिलेटेड है थोड़ा। इसको आपने कभी देखा होगा, रिलेटिव एरर, है ना। तो क्या होता है ये देखते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड n टाइम्स, अब फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया n टाइम्स। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ ये बात।
क्योंकि मेन है कि इंपॉर्टेंट वही है। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, पहला A1 है, A2 है, A3 है, ऐसा कर करके हमने n तक मेजर किया। तो सबसे पहले हम इसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे। कभी अगर ऐसा क्वांटिटी आपको दिया है तो ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। मीन वैल्यू, मीन निकालने का तरीका क्या है? टोटल सम अपॉन नंबर A1 प्लस A2 प्लस A3 कहां तक? AN अपॉन n। ठीक है, अब ये जैसे ही निकल जाएगा तो हम मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे। मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मेजर्ड वैल्यू हमको पहले से पता रहेगा, ये मीन वैल्यू है। तो हर बारी हम क्या करेंगे, जैसे हमने मेजर्ड किया है एक फिजिकल क्वांटिटी, एग्जैक्ट नंबर दिया रहेगा लेकिन हमने बार बार अलग अलग मेजर किया, ठीक है, तो हमको एक एरर मिल जाएगा, है ना, हमको मिलेगा एरर, रैंडम एरर बोल सकते हैं हम इसको। तो कैसे निकालेंगे हम? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड। अब मेजर्ड वैल्यू ये सब है, ट्रू वैल्यू मैंने एक नंबर यहां से निकाल लिया होगा, तो हर बारी मैं निकालूंगा, है ना। क्या होगा? ए मीन में से मैंने क्या किया? A1 घटा दिया, तो डेल्टा A1 मिला। सिमिलरली फिर से ए मीन में से मैंने क्या घटा दिया? A2 घटा दिया, तो डेल्टा A2 मिला। ठीक है, बोलो। तो ये सब जो कहलाएंगे, ये सब जो एब्सोल्यूट एरर इनको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से हम डेल्टा A3 डेल्टा A4 कर लेंगे। अब आगे जाके हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है भाई? इसको बोलते हैं डेल्टा A मीन। फिर से जो हमने निकाला, अच्छा इसमें जो वैल्यू आई नेगेटिव पॉजिटिव ना, उसको मॉड में डाल लो। हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते एरर में, पहले भी बता चुका हूँ। तो सबको जोड़ूंगा, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा, ऐसा कर करके हम डेल्टा AN इसको n से डिवाइड करें। क्लियर है? तो इन सब को जब जोड़ लेंगे तो यहां से डेल्टा A मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये निकाल लिए। तो अभी तक तो हमने एक मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू निकाला, फिर उससे हमने क्या किया, हर बारी हमने एक एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया सारे का, इसका इसका इसका, ऐसा करके 5 है तो पांचों एरर निकाल लिए, फिर उसका मीन लिया, तो वो कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या करेंगे देखिए, अब निकालेंगे रिलेटिव एरर, रिश्तेदार एरर। तो रिलेटिव एरर क्या कहता है? देखिए, रिलेटिव एरर कौन ओरिजिनल होता है ना, तो थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया। मतलब अभी जो डेल्टा A मीन आया अपॉन A मीन, डेल्टा A मीन मतलब यह है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल एरर, यानी जो हमारा एरर आया था, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया था, मीन एरर है ना, ए मीन, इनका जो रेशियो होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। फिर से ये हो जाएगा डेल्टा A मीन अपॉन A मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ ये सही है, परसेंटेज लिखना है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर? तो देखिए यहां तक मैंने आपको बता दिया पूरा कहानी किसका, यूनिट डायमेंशन फिजिकल वर्ल्ड का। इतना से आपका पूरा 11th एंड 12th काम चल जाएगा। काम चल जाएगा नहीं, आप कोई से क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगले सेशन में हम ट्राई करेंगे कि इसके इस पूरे चैप्टर के अच्छे मेंस, IIT एडवांस, नीट, CET के सारे सवाल, बेसिक सवाल करेंगे। इतना ही सेशन लेकर, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।